श्री सुरेश जी खन्ना, मैं यही योगी जी से कह रहा था, शायद मंत्रिमंडल में सबसे वरिष्ठतम यदि कोई है तो हम लोगों में हमारे श्री सुरेश जी खन्ना ही है। प्रदेश सह प्रभारी है और राष्ट्रीय मंत्री। सत्या जी, आप राष्ट्रीय मंत्री हैं ना? राष्ट्रीय मंत्री है श्री सत्या कुमारी है। और श्री संजीव जी चौरसिया प्रदेश सह प्रभारी है। डॉक्टर रमापति राम जी त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। श्रीमान विनय जी कटियार, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष। श्री सूर्य प्रताप जी शाही, कैबिनेट मंत्री भी और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष। डॉक्टर महेंद्र नाथ जी पांडे, भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष। श्री भवानी सिंह जी, प्रदेश सह संगठन महामंत्री। और श्री करमवीर सिंह जी और हमारे राजकुमार जी चाहर, हमारे किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और श्री विनोद सोनकर जी, यह भी हमारी राष्ट्रीय टीम के सदस्य हैं। और इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी उत्तर प्रदेश भाजपा कार्य समिति के सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मैं कुछ अंतर मन की बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, इस कार्य समिति की बैठक में भाग लेकर सचमुच मुझे सुखद अनुभूति हो रही है। और जिस समय आपके प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, अध्यक्षीय भाषण दे रहे थे, बहुत ही गौर से उनके भाषण को मैं सुन रहा था। और साथ ही जब स्वतंत्र देव सिंह जी बोल रहे थे तो ऊपर से लेकर नीचे तक स्वतंत्र देव सिंह जी को मैं देख रहा था। बहनों भाइयों, केवल भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। गरीब परिवार में पैदा हुआ, गरीब मां की कोख से पैदा हुआ कोई व्यक्ति, गांव से निकलकर सनई सनई आगे बढ़ते हुए आज उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसके अध्यक्ष की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। सहजता और सरलता पराकाष्ठा की है। और मेरी निश्चित मान्यता है कि सहज और सरल वही होगा जो मन का बड़ा होगा। और मैं अपने अध्यक्ष जी के प्रति आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की कार्य समिति में मुझे और मोदी जी को उन्होंने विशिष्ट आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया है। और इस कार्य समिति की बैठक में मुझे आमंत्रित किया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से लंबे समय तक मैं जुड़ा रहा हूं। और जब कभी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ मिलना होता है अथवा किसी भी फोरम पर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने का अवसर प्राप्त होता है, तो मैं स्वयं को अपने, मैं कह सकता हूं, पद व कद की सीमाओं में नहीं बांध पाता हूं। कभी कभी लोग कहते हैं कि थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। बहनों भाइयों, किसके साथ डिस्टेंस बना कर रखें? डिस्टेंस बनाकर मुझे सुखद अनुभूति नहीं हो सकती है, बल्कि आपको गले लगाकर मुझे सुखद अनुभूति हो सकती है। मुझे याद है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यवाह के रूप में मिर्जापुर से सार्वजनिक जीवन की यात्रा प्रारंभ की थी। वैसे तो विद्यार्थी परिषद में बीएससी और एमएससी में पढ़ते हुए अपनी जिम्मेदारी का, विभाग संगठन मंत्री के रूप में जिम्मेदारी का निर्वहन किया था।
और 23 वर्ष की अवस्था में ही भारतीय जनसंघ के जिला मंत्री के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा की मैंने शुरुआत की थी। उसके बाद जेल जाना, जेल जाने के बाद सब सारा यह सिलसिला जो चल पड़ा आगे बढ़ता ही गया। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि साथियों, यह मानकर चलना अपने राजनीतिक जीवन में कि व्यक्ति का कद पद के कारण बड़ा नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति का कद यदि बड़ा होता है तो उसकी कृतियों के कारण बड़ा होता है, पोस्ट के कारण नहीं, डीड्स के कारण बड़ा होता है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे हमारे कार्यकर्ताओं को इस बात की बेचैनी होती है। इतने लंबे समय से मैं इस राजनीतिक पार्टी में काम कर रहा हूं, जो ओहदा, जो स्थान हमको हासिल होना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाया। साहब, मेरे साथ इनजस्टिस हो रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होकर आप ये कह सकते हैं कि आपके साथ इनजस्टिस हो रही है? विश्वास रखना मित्रों, यदि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, देर हो सकती है लेकिन अंधेर किसी भी सूरत में नहीं हो। मैं अपने आप यदि कहूंगा तो कुछ लोगों को लगेगा कि इसका प्रमाण क्या है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच यदि उपस्थित हूं तो स्वाभाविक रूप से कहने की इच्छा भी हो रही है। हमारे नेता जानते होंगे इस बात को। राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए मैंने कभी मांगा नहीं है, और आपसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, श्रम करते जाओ। जो श्रम करेगा उसको प्रतिष्ठा हासिल होगी। पद भले ही ना हासिल हो, प्रतिष्ठा हासिल होकर रहेगी। एक सामान्य सा कार्यकर्ता जो निस्वार्थ भाव से परिश्रम करने वाला है, आप देखते होंगे कि भले ही उसका कद कोई बड़ा ना हो, चाहे मैं हूं, चाहे मोदी जी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे कोई भी हो, जब देखते हैं कि ऐसा कार्यकर्ता है, स्वाभाविक रूप से नाम लेकर बुलाते हैं उसको, कभी उसके कंधे पर हाथ फेरते हैं, उसकी पीठ थपथपाते हैं। लोगों के सामने जो सम्मान उसको हासिल होता है, मैं समझता हूं कि पद पर बैठे हुए अपने कार्यकर्ता को वह सम्मान हासिल नहीं हो सकता जो कि उस कार्यकर्ता को हासिल हो। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता बनने का राजनीतिक जीवन में हम सबको अवसर प्राप्त हुआ है। आप ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी है, स्वाभाविक रूप से आप इसकी प्रशंसा करेंगे। मित्रों, स्वाभाविक रूप से नहीं है, हकीकत है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की अन्य राजनीतिक पार्टियों से सर्वथा भिन्न राजनीतिक पार्टी है, अन्य राजनीतिक पार्टियों जैसी नहीं है। अब 1, 2, 4 का कहीं कुछ गड़बड़ यदि दिखाई दे जाए, उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी के संबंध में मूल्यांकन किया जाए, यह मैं समझता हूं कि भाजपा के साथ इंसाफ नहीं होगा, भाजपा के साथ यह जस्टिस नहीं होगी। कल्पना करिए कि आज हम लोग देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं। मुझे तो लगता है कि देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी यदि कोई बन गई है आज, तो भारतीय जनता पार्टी बन गई। मुझे याद है जब जनसंघ में जिला मंत्री के रूप में हम लोगों ने यात्रा प्रारंभ की थी, और उस समय हमारे नेता प्रदेश के आते थे अथवा अपने आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी वगैरह का भाषण हम लोग सुनने जाते थे, और कभी उनके साथ बैठकर चाय पीना होता था, तो कभी यह कोई नहीं कहता था कि हम कभी सत्ता में कभी जल्दी आ जाएंगे। लेकिन परिस्थितियों ने ऐसा करवट बदला कि हम जिस भारतीय जनता पार्टी के बारे में बराबर नारे लगाते रहे, चप्पा चप्पा भाजपा, सचमुच आज वह चरितार्थ हो गया, चप्पा चप्पा भाजपा हो गई, और देश की हम सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गए। मुझे याद है 1974 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के संबंध हम लोग नारा लगाते थे
लगता था शायद अटल जी को प्रोजेक्ट किया जाए तो उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बन जाएगी। तो हम लोग कहते थे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसा हो। अटल जी ने एक बार कहा उस समय, क्या यह नारा लगाए बिना यहां पर सरकार नहीं बन सकती है? कई कार्यकर्ता बैठे हुए थे उनके बीच, तो सभी कार्यकर्ताओं ने कहा आपका इतना कद इतना बड़ा है कि आपके नाम पर हम सरकार बना सकते हैं। सरकार नहीं बनी। और 1967 में पहली बार संवित सरकार बनी थी। तब थोड़ी थोड़ी हम लोगों के अंदर ये आशा जगने लगी थी कि शायद अन्य राजनीतिक पार्टियों को मिलाकर कोई संवित सरकार बनेगी और हम लोग धीरे धीरे चल के कभी सत्ता में आ सकते हैं। 77 में जनता पार्टी बनी, उसके बाद 80 में भारतीय जनता पार्टी। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का जो चुनाव लड़ा था उसमें 8 सीटों पर, 8 विधानसभा सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी भारतीय जनता पार्टी, 8 सीटों पर। और फिर जो सिलसिला प्रारंभ हुआ उसके बाद से, और जब राम जन्मभूमि को लेकर जब आंदोलन प्रारंभ हुआ और जिस प्रतिबद्धता के साथ भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता खड़ा हुआ, लोगों का भरोसा और विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ता चला गया। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार देखकर लोगों को यह लगने लगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में आ सकती है। पहली बार 1991 में आदरणीय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ बनी। मैं यही सोच रहा था कल्याण सिंह जी के बाद दूसरी बहुमत की सरकार भाजपा की बन पाई कि नहीं। स्वाभाविक रूप से मेरा ध्यान योगी जी के ऊपर गया। अब जाकर 2016 में पहली बार, दूसरी बार श्रीमान कल्याण सिंह जी के बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत के आधार पर यह सरकार बनी है। मित्रों, आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक ऐसी पार्टी नहीं है जो सत्ता हासिल करने वाले कार्यकर्ताओं का एक झुंड मात्र हो। आपको लगता होगा कभी कभी जब हमारी उपलब्धियों का प्रचार करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी, इन दोनों सरकारों का, तो आपको लगता है कि हम तो सत्ता हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सत्ता हासिल करने के बाद आपने क्या किया है उसकी समीक्षा करिए, तब आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने वाले कार्यकर्ताओं का एक झुंड ही नहीं है, बल्कि एक जीवंत राजनीतिक संगठन है। और इसकी कुछ विशिष्टता भी है, वैशिष्ट भी भारतीय जनता पार्टी का। स्वाभाविक रूप से आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की कोई भी राजनीतिक पार्टी इस बात का दावा नहीं कर सकती कि उसका कोई दर्शन हो, राजनीतिक दर्शन हो, अथवा किसी दार्शनिक अवधारणा के आधार पर अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहा हो। एक भी पार्टी नहीं। मैं कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में भी कह सकता हूं, कम्युनिस्ट पार्टी के कई खंड हो गए, लेकिन आज सीना ठोककर आप भी कह सकते हैं, हम भी कह सकते हैं, सचमुच दार्शनिक अवधारणा लेकर अपने कदम को भारत की राजनीति में आगे बढ़ाने वाली कोई राजनीतिक पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी है। सारी राजनीतिक पार्टियों का विभाजन हुआ है, लेकिन लंबी यात्रा के बावजूद हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक बार भी विभाजन नहीं हुआ है। यह कोई छोटी बात नहीं है। इतना समय गुजर जाने के बाद भी हमारी पार्टी का विभाजन नहीं हुआ है। राजनीतिक दर्शन की यहां पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता कि हमारा दर्शन क्या है, और वह दर्शन राजनीतिक ही नहीं है। वह दर्शन है जो मनुष्य को जीवन में एक दिशा देता है, वह दृष्टि देता है। उसे मैं राजनीतिक दर्शन करके उस एकात्म मानव दर्शन को छोटा नहीं करना चाहता। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा कि यदि हम राजनीतिक पार्टी में यदि काम कर रहे हैं तो किसी न किसी दर्शन को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए, ताकि हमारी राजनीतिक पार्टी को, हमारे राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को उस दर्शन के माध्यम से काम करने के लिए दिशा और दृष्टि मिल सके। तो दर्शन स्वीकार किया, एकात्म मानव दर्शन।
उन्होंने कहा कि हर के केंद्र बिंदु में मनुष्य है। समाज जीवन में यदि आप काम कर रहे हो तो केंद्र जीवन में काम कर रहे हो, मनुष्य है, परिवार है, समाज है, संसार है, सृष्टि है, सबके ऊपर परमेष्टि है, परम सत्ता जिसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा राजनीतिक पार्टी में यदि काम कर रहे हो तो तुम्हें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि मनुष्य जो यह केंद्र बिंदु में है, इसको सुख की प्राप्ति कैसे होगी, इसको आनंद की प्राप्ति कैसे होगी, इसको परमानंद की प्राप्ति कैसे होगी। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, आप इस मुद्दे पर चाहें प्रश्न पूछना तो कभी भी प्रश्न भी पूछ सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। कैसे होगा? दीनदयाल जी ने कहा कि मनुष्य 4 चीजों को मिलाकर बना हुआ तन, यानी शरीर है, मन है, बुद्धि है और आत्मा है। 4 चीजों को मिलाकर ये मनुष्य बना हुआ। 4 चीजों को मिलाकर यदि मनुष्य बना हुआ है तो स्वाभाविक रूप से इन 4 चीजों की कुछ अपनी आवश्यकताएं होंगी, 4 चीजों की अपनी कुछ भूख होगी। इसे हमें पूरा करना होगा, तभी जाकर मनुष्य सुखी हो पाएगा। शायद मुझे याद है कि मेरठ की बैठक में मैंने इसकी चर्चा की थी, तो उन्होंने कहा कि हमको ऐसी व्यवस्था बनानी होगी ताकि हर व्यक्ति के तन को सुख मिल जाए, तन को, इंद्रियों को सुख प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। उनका कहना था मन को भी सुख मिल जाए, बुद्धि को भी सुख मिल जाए, आत्मा को भी सुख मिल जाए, तो तन का सुख प्राप्त होगा धन धान से। तो तन के सुख के लिए धन धान चाहिए। मन की सबसे बड़ी भूख होती है मान सम्मान स्वाभिमान की, तो मन के सुख के लिए मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए। और बुद्ध की सबसे बड़ी भूख होती है ज्ञान की, बुद्ध के सुख के लिए ज्ञान चाहिए। चौथी चीज जो आत्मा होती है, उस आत्मा के सुख के लिए भगवान चाहिए, यानी जो परम सत्ता है। अब ये बहुत लंबा विषय है, इसलिए बहुत विस्तार में इसमें नहीं आना चाहूंगा इस दर्शन के। आप ये कहेंगे कि ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं दिखाई देता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। आपको सारी सुख सुविधाएं दे दी जाए, राजमहल में रख दिया जाए, खाने पीने की एक मुकम्मल अच्छी व्यवस्था कर दी जाए, सब कुछ कर दिया जाए, 2 आकर कोई अपशब्दों का प्रयोग कर दे, सारा सुख आपका समाप्त हो जाए। लेकिन आपको झोपड़ी में रखा जाए और आपको बेहद मान सम्मान दिया जाए, आपके स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट न पहुंचने दी जाए, तो स्वाभाविक रूप से जो सुख झोपड़ी में रहकर आपको प्राप्त होगा, वह सुख महल में रहकर किसी भी सूरत में प्राप्त नहीं हो सकता। मान सम्मान स्वाभिमान की मनुष्य की भूख होती है, यह भी मिलना चाहिए। यह हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का कहना था। बुद्धि, हम पूरा भाषण दे रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, समझ न होने के कारण व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन हमारे यहां कहा भी गया है कि आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, टब में बैठा, पानी निकला, जिस चीज की वह तलाश कर रहा था उसको मिल गया, यूरेका 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 करके बाहर जो है दौड़ने लगा कि हम जो खोज रहे थे वो मिल गया। यानी जिस ज्ञान की तलाश थी वह मिल गया। बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान चाहिए, आत्मा के सुख के लिए भगवान चाहिए। भगवान यानी परम सत्ता। आत्मिक सुख, आत्मिक लगाव जितना ही लोगों के साथ आपका बढ़ता चला जाएगा, सुख की मात्रा, मैग्नीट्यूड ऑफ सुख उसी रेशियो में अपने आप बढ़ता चला जाएगा। कोई कह सकता है कि आत्मा कहां है, अब इस डिटेल में नहीं आना चाहता, लेकिन हमारी यहां बहनें बैठी हैं। किसी का भी छोटा बच्चा होगा और घर में वह बहन जाती होगी 2 दिन 3 दिन के बाद, पार्टी का काम करने के बाद, और वह बच्चा घुटनों के बल चलता हुआ मां 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 कहकर मां की तरफ दौड़ता है, और उस समय वह बहन उस बच्चे को जमीन से उठाकर जिस समय अपने सीने से लगा लेती है, तो उस समय मां को जिस सुख की अनुभूति होती है वह तन का सुख नहीं होता, मन का सुख नहीं होता, बुद्धि का सुख नहीं होता, वह आत्मा का सुख है। इसे ही आत्मिक सुख कहते हैं। अब इसकी चर्चा मैंने जानबूझकर, और भी इसके विस्तार में जाया जा सकता है, लेकिन जानबूझकर इसकी मैंने चर्चा इसलिए की
कि हमारी सरकारें, चाहे हमारी प्रदेश की सरकार हो, दूसरे प्रदेशों की सरकारें हों, अथवा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र की सरकार हो, इसी दर्शन के आधार पर काम कर रही है। इसी दर्शन के आधार पर काम कर रही है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, क्या कभी किसी ने सोचा था कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हमारा प्रधानमंत्री लोगों के साथ आत्मीय रूप से जुड़ जाए? दुनिया में क्या हो रहा है हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं देखा। केवल 100 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई थी, फैसला कर लिया देश में लॉकडाउन होगा। लोगों ने, अर्थशास्त्रियों ने यह समझाने की कोशिश की, प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी, चकनाचूर हो जाएगी। परवाह नहीं की। व्यक्ति, भारत का रहने वाला नागरिक, प्रधानमंत्री के रूप में एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के कारण हमें उसकी चिंता करनी है। लॉकडाउन की घोषणा कर दी। क्या क्या चीजें बाद में हुई हैं ये आप सब जानते हैं। गरीब, माइग्रेंट लेबर इसे कहते हैं, माइग्रेंट लेबर जो स्थान स्थान पर अपने घरों की तरफ भगने लगे। मैं जानता हूं हमारे प्रधानमंत्री को कितनी पीड़ा हुई थी, क्योंकि हम लोग साथ बैठते थे उसमें। क्या दिया जाए? उनके अकाउंट में जो कुछ भी गया उसकी आपको जानकारी है। उपलब्धियों की चर्चा हुई है और आगे भी उपलब्धियों की चर्चा हुई है। गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कई महीनों तक कोई भूख से न मरने पाए, इसे मुफ्त में अनाज मुहैया कराना। मैं सच बताऊं, एक हमारे कांग्रेस के मित्र बहुत ही वरिष्ठ हैं, कहें राजनाथ जी मैं मान गया यार, है भाजपा में कुछ न कुछ है भाजपा में कुछ। यार हम तो कल्पना भी नहीं करते थे माइग्रेंट लेबर के लिए आप मुफ्त में कई महीनों तक आप लोग जो है अनाज देने का काम करेंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है। सैनिटाइजर देंगे, मास्क देंगे, कभी कल्पना नहीं कर सकते। और इस कोरोना की वैश्विक महामारी के दौरान जो कुछ भी हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने किया है, बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, सारे विश्व में उसकी सराहना हो रही है। सारे विश्व में सराहना हो रही है। अभी हाल में ही एक घटना है, क्वेड का नाम सुना होगा। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, 4 लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसे क्वेड बोलते हैं। अभी 2-3 दिन पहले उसकी एक मीटिंग थी। आपको जानकर खुशी होगी, मिस्टर ट्रंप नहीं, वो नहीं है, मिस्टर बाइडेन, जो बाइडेन, जो अमेरिका के इस समय राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपने भाषण में 40 संगठनों की थी और किसी की तारीफ नहीं की। भारत के बारे में उन्होंने कहा, भारत अब शक्तिशाली भारत बन रहा है, यह दुनिया का जो सुपर पावर कहा जाता है अमेरिका, उसके राष्ट्रपति है। क्या ये कोई छोटी बात है? दुनिया के वह देश जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, वह कहते हैं कि साहब वैक्सीन भारत ने तैयार कर ली है। आज आप सीना ठोक कर आप ये कह सकते हो कि दुनिया में जितना वैक्सीन तैयार हुआ है उसका 60% वैक्सीन यदि किसी ने तैयार किया है, भारत के वैज्ञानिकों ने तैयार किया। कहां हमारे यहां लैब्स नहीं थे, इंडस्ट्रीज नहीं थी जो वेंटिलेटर बनाए, पीपी किट्स बन सके, नॉमिनल पीपी किट्स बनते थे, आज सैकड़ों हजारों की संख्या में हो गए। और दुनिया के 70 देशों को हम लोगों ने वैक्सीन मुहैया कराई है। कुछ को तो सहायता के रूप में मुहैया कराई है, कुछ को पैसे के आधार पर सहायता मुहैया कराई है। जानते हैं, कुछ हमारे आलोचकों ने यह भी कहा, प्रधानमंत्री जी आपको अपने देशवासियों की चिंता नहीं है, आप बाहर भेज रहे हैं। अरे यहां तो जन जन को वैक्सीन दी जाएगी, ऐसी मुकम्मल व्यवस्था ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखी है, दी जा रही है। एक दिन में सबको नहीं दी जा सकती, वो तो दी ही जा रही है सबको। और मैं कहूंगा इस कार्यसमिति की बैठक में वैक्सीन का इजाद करके जो करिश्मेटिक काम हमारे वैज्ञानिकों ने किया है, सबके द्वारा तालियां बजाकर उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए, उनके प्रति आभार व्यक्त किया जाना चाहिए। देश के वैज्ञानिकों पर हमें नाज है। मैं जानता हूं कि जन सामान्य में जिनके पास सत्ता होती है, ताकत होती है, उनका तो लोग सम्मान करते हैं, सामान्य व्यक्ति, लेकिन वैज्ञानिकों को जो सम्मान प्राप्त होना चाहिए, उनकी मेधा, उनकी प्रतिभा, वो प्राप्त नहीं हो पाता। करिश्मेटिक काम किया है।
और आप ये देखिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, यह भी हमारी विचारधारा है। हमारी पार्टी ने क्या किया? हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं 2022 में। अब हम लोग 2022 के पहले 75 जो सप्ताह होंगे तब से हम अमृत महोत्सव की शुरुआत कर देंगे। वैसे तो अमृत महोत्सव तो 2022 से लेकर 15 अगस्त 2022 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा, उन्होंने पहले कर दिया। क्या जरूरत है इतनी रुचि लेकर? कोई ये कह सकता है जब अमृत महोत्सव बनाकर क्या होगा? क्या यह आवश्यक नहीं है? देश को एक रखना है, अखंड रखना है, भारत को स्वाभिमानी भारत बनाकर रखना है, तो राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना उनके अंदर पैदा होनी चाहिए। कौन सोचेगा? सत्ता प्राप्त करने वाली कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं सोच सकती है। हमारे यहां जिन लोगों ने अपनी शहादत दी है, अपनी जिंदगी गंवाई है, अपनी जिंदगी की सारी खुशियों को गंवाया है, क्या उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना यह हमारा दायित्व तो नहीं बनता है? नहीं, आगे देश के ऊपर भी कोई संकट पैदा होगा, क्यों कोई अपनी जिंदगी गंवाएगा? क्यों शहीद होगा? क्यों बलिदान देगा? और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अमृत महोत्सव का सिलसिला, मैं समझता हूं कि यहां पर हमारे अध्यक्ष जी ने, स्वतंत्र देव जी ने और सुनील बंसल जी ने एक व्यापक इसकी योजना निश्चित रूप से बनाई होगी, और सरकार की तरफ से भी इस दृष्टि से कोई योजना निश्चित रूप से बनी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ये तो सबसे बड़ी बात, ओहो ज्यादा हो गया, यह ज्यादा हो गया। राजनीति में विश्वसनीयता, अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा इधर। राजनीति में विश्वसनीयता सबसे बड़ी बात है। विश्वसनीयता सबसे बड़ी पूंजी होती है। एक बार कोई नेता कुछ बोल दे तो जनता विश्वास कर ले। अब जैसे लखनऊ के लोग जानते होंगे, गाजियाबाद के लोग जानते होंगे, मित्रों, चुनाव लड़ते समय मैं कभी भी सांसद का चुनाव लड़ा हूं, जनता को आश्वासन नहीं देता हूं। मैं कहता हूं कि आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए, ताकि सांसद बनने पर आपकी अपेक्षाओं की कसौटी पर मैं पूरी तरह से खरा उतर सकूं। जितना हो सकेगा करेंगे। क्यों कहता हूं? क्योंकि विश्वास का संकट किसी भी सूरत में पैदा नहीं होना चाहिए, और आज की राजनीति का सबसे बड़ा संकट है। और जिस संकट को किसी राजनेता ने और किसी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार किया है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने इस विश्वास के संकट को जो भारत की राजनीति में पैदा हुआ है, उसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। अब आप कहेंगे कि कैसे? अब यह मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारा कोई विधायक सांसद चुनाव लड़ रहा है, कोई आश्वासन दे दिया, नहीं पूरा हुआ, उसके कारण पार्टी के समक्ष एक विश्वास का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा हो गई, यह मैं नहीं कह रहा हूं। हो सकता है किसी ने अब आश्वासन लोग देते हैं, स्वाभाविक है। विश्वास का संकट मैं कह रहा हूं, जिस दिन हम लोगों ने भारतीय जनसंघ के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, उस समय भारत का विभाजन पहले हो चुका था। हम लोगों ने कहा जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, हम आते ही सप्ताह उसे समाप्त करेंगे। जब जब चुनाव होता था तब हम लोग बराबर यही बात दोहराते थे। लोग कहते हैं कि भाजपा वाले हर बार लोगों की आंखों में धूल झोंक कर वोट लेने की कोशिश करते हैं। बहनों भाइयों, देखा वो क्षण आ गया। हर इलेक्शन मैनिफेस्टो में हम कहते थे धारा 370 समाप्त करेंगे, हर इलेक्शन मैनिफेस्टो में, और वो क्षण आ गया। धारा 370 समाप्त हो गई, और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा है जो कि आज भारत का दर्जा, जो कि से भारत के अन्य राज्यों का दर्जा है। हमने छोड़ा नहीं अपना मुद्दा। मुद्दे बहुत सारे हैं। अब 3 तलाक के बारे में जो कुछ भी किया, कॉमन सिविल कोड की बात करते थे, देखेंगे, लेकिन हमारी विश्वसनीयता पर किसी भी सूरत में आंच नहीं आने पाएगी। और हम यदि कॉमन सिविल कोड की भी बात करते हैं तो उसको इस रूप में नहीं लिया जाना चाहिए हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, किसी के साथ कोई भेदभाव होगा, नाइंसाफी होगी। हम राजनीति जाति, पंथ अथवा मजहब की नहीं करते। हम राजनीति यदि करते हैं तो इंसाफ और इंसानियत की हम राजनीति करते हैं। अब बीच में
जब से राम जन्मभूमि के आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो उसके बाद जितने भी चुनाव हुए तो हम लोग उसमें राम जन्मभूमि, हम आएंगे तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम मंदिर बनाएंगे। बहनों भाइयों, लोग कहते क्या थे, ये भाजपा वाले केवल वोट पाने के चक्कर में जब इलेक्शन आया राम जन्मभूमि को ला देते अपने घोषणा पत्र। वह दिन आ गया। आज यहां भी सरकार है, यहां योगी जी और केंद्र में मोदी जी, और हमारे प्रधानमंत्री ने आकर शिलान्यास राम मंदिर का कर दिया। यह भी पूरा हो गया। यही मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि विश्वास का संकट किसी भी सूरत में पैदा नहीं होना चाहिए। यह हमारी कोशिश होनी चाहिए। और यह संयोग देखिए, जब ढांचा गिरा तब भी भाजपा के मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी थे, और राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो यहां के मुख्यमंत्री योगी जी। यह संयोग ही है योगी जी। अब भाजपा की सरकार उस समय, भाजपा की सरकार इस समय। कुछ न कुछ ऊपर वाले को मंजूर है। मंजूर यह है कि भारत एक सशक्त भारत के रूप में खड़ा होना चाहिए पूरे विश्व में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिसकी साख हो, धाक हो, धमक हो, विश्वसनीयता हो। और जब भारत ऐसा भारत बनेगा तो भारत केवल भारतवासियों की चिंता करने वाला ही भारत नहीं होगा, बल्कि भारत एक ऐसा भारत बनेगा जिस भारत देश के ऋषियों और मनीषियों ने, केवल भारत देश के ऋषियों और मनीषियों ने इसी भारत की धरती से वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने का काम किया है। तो हमारे ऋषियों मनीषियों ने किया है कि दूसरे ने नहीं किया है। सारा विश्व ही हमारा परिवार है। हम अपनी ताकत भी यदि अपनी बढ़ाना चाहते हैं तो विश्व कल्याण के लिए, कि हम ताकत हो जहां हम सारी सुख सुविधा भोगें, यह हमारा उद्देश्य नहीं रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो हमारे सॉफ्ट पावर है, जो हमारी कल्चरल वैल्यूज है, जो हमारी संस्कृति है, यही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। राजनीति में एक चीज, करप्शन की बहुत चर्चा होती थी, और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एक बार राजीव गांधी जी ने, उन्होंने बोलते हुए कहा था, मैं क्या करूं, मैं लाचार हूं, मैं दिल्ली से 100 पैसा भेजता हूं, लेकिन नीचे जिनको मिलना चाहिए वहां मुश्किल 16 पैसा पहुंच पाता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने लाचारी व्यक्त नहीं की। हमारे प्रधानमंत्री ने लाचारी व्यक्त नहीं की। प्रधानमंत्री बनने के साथ ही खाते खोलना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जनधन के खाते खोले गए। और आज मित्रों, जनता के बीच सीना ठोक कर आप कह सकते हो कि हमारी सरकार दिल्ली से या लखनऊ से जितना पैसा भेजती है, एक एक पाई आपके खाते में पहुंचता है, वह भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चल रहा है। 4 वर्षों से हमारी यहां पर योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। बहनों भाइयों, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि किसी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। यह कोई छोटी बात नहीं है। साहस नहीं कर सकता एक आदमी को छोड़कर, जो मन में आता है वो अपना बराबर बोलते रहते हैं। और हमारे यहां आप लोग भी कहते हैं ना, डबल इंजन की सरकार हो गई तब काम सारे तेजी के साथ होंगे, करिश्मेटिक काम होंगे। यह बात सच है, वो होगा। कोई भूखा न रहे, कोई नंगा न रहे, सबको रहने के लिए व्यवस्था। अब वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत क्या हुआ है आप लोग जानते हैं, कितने लाख। मैं तो बधाई देना चाहता हूं योगी जी कि आपने उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है, 40 लाख आपने आवास तैयार किए हैं। कोई छोटी बात नहीं। और मित्रों, इसी उपलब्धि के साथ मैं स्वच्छता आंदोलन में चर्चा करना चाहता हूं। जब स्वच्छता को एक आंदोलन बनाने का संकल्प लिया हमारे प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने, तो जब झाड़ू लेकर जब सड़कों पर निकले तो मैं सच बतलाता हूं, हमारी पार्टी के लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी यह सब क्या शुरू कर दिया उन्होंने, क्या इससे पार्टी को वोट मिलेगा? कोई कल्पना भी नहीं करता था कि स्वच्छता को आंदोलन का स्वरूप धारण कर लेने के बाद कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। कोई कल्पना नहीं करता था।
स्वच्छता में केवल झाड़ू लगाना ही नहीं था, फैसला किया कि हिंदुस्तान का एक भी घर नहीं होगा जिस घर में टॉयलेट नहीं होगा। और आपको शायद जानकारी है या नहीं, मैं नहीं कह सकता हूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह कहा है कि ये स्वच्छता आंदोलन जो भारत में प्रारंभ हुआ है उससे पूरा हेल्थ सिनेरियो ही बदल गया है भारत का। अब वो हेल्थ सिनेरियो जो बदला है, कभी आप मिलेंगे तो कभी मैं उसकी चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से वो हेल्थ सिनेरियो में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और बहुत सारी योजनाएं हैं। मुझे खुशी है बिजली कनेक्शन भी जो 18 करोड़ सारे देश में दिए गए हैं, नंबर 1 राज्य यदि कोई है तो हमारा ये उत्तर प्रदेश है। मैं योगी जी आपकी सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं, कई मामलों में नंबर 1 पर हमारा ये भारत है। स्वास्थ्य सुरक्षा कवच के मामले में भी 1 करोड़ 18 लाख लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच दिया गया है। 1 करोड़ 18, ये कोई छोटी उपलब्धियां नहीं है, बहुत सारी उपलब्धियां हैं। कुछ इसकी चर्चा कर दी है उन्होंने, मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने गरीबों का, वंचितों का, मजदूरों का, दलितों का काफी हद तक दिल जीतने में कामयाबी हासिल की है। हम दिल जीतेंगे उनका, और वह कामयाबी हम लोगों ने हासिल की है। बहनों भाइयों, यहां पर मैं अपने मुख्यमंत्री जी को इसलिए बधाई देना चाहता हूं, बहुत सारी योजनाएं जो यहां पर लंबित पड़ी हुई थी, उन योजनाओं को भी आपने मुख्यमंत्री बनने के साथ आपकी सरकार ने लागू किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र। मैं एक बाण सागर योजना की मैं चर्चा करना चाहता हूं। लंबे समय से वह आधा अधूरा पड़ा हुआ है, बहुत सारे इस प्रकार के रोड प्रोजेक्ट्स थे, इन सब सारी चीजों को आपने पूरा किया है। सिंचाई की दृष्टि से भी सिंचित भूमि में जो इजाफा किया है वह 3.77 लाख हेक्टेयर, 3.77 लाख हेक्टेयर ये इजाफा आपने किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आपने 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के बनाए हैं और उसमें 1 करोड़ महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है। यानी यह सब सारे कदम आपने जो उठाए हैं उसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या है, अब आप लोगों को कितनी जानकारी है मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जब सरकार बनी थी उस समय यहां पर जो है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट का जो परसेंटेज था वह 17.5% था, और आज, अब इसमें कुछ अंतर हो सकता है, आज मुझे बतलाया गया है उत्तर प्रदेश में यह 4.5% हो गया है। दिस इज ये मेजर अचीवमेंट है आपका, यह कोई छोटी बात नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तो पूछिए मत, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में तो पूछिए मत। पहले जो योगी जी बोल देते थे वो तो बोलूंगा नहीं मैं, साफ। राज्य इतना बड़ा है, लेकिन लॉ ऑर्डर के फ्रंट पर मैं अपने जनप्रतिनिधि हों चाहे हमारे कार्यसमिति के लोग हैं, समय समय पर कहीं पर कोई समस्या लगती है तो मैं समझता हूं कि संगठन के माध्यम से भी, स्वतंत्र जी हैं, सुनील जी बंसल हैं, उनके माध्यम से भी कभी, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास इतना समय नहीं होता कि बराबर लोगों को समय दे सके, ये चीजें उन तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि हम लोग राम राज्य की कभी कल्पना किया करते थे, वो अभी तो साकार होना चाहिए। अराजक की स्थिति में राम राज्य का स्वप्न हमारा किसी भी सूरत में साकार नहीं हो सकता है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस समय जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, बहनों भाइयों, किसानों के लिए हमारी सरकार ने जो कुछ भी किया है उसकी आप सबको जानकारी है कि हर किसान के खाते में 6-6 हजार रुपया जिस तरीके से प्रतिवर्ष डाला गया है उसकी भी जानकारी है। हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है कि हम उनकी आमदनी को 2 गुना करेंगे। मैं अपने किसान भाइयों से भी विनम्र अपील करना चाहता हूं, बातचीत के द्वारा ही उसका समाधान हो सकता है। आप बैठिए, बातचीत करिए, समाधान निकलना चाहिए और यह आंदोलन का सिलसिला समाप्त होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों का संकल्प है कि किसानों की आमदनी हम 2 गुना करेंगे, 2 गुना तो होगी ही होगी, कोशिश है आगे भी इसे बढ़ाने की। एमएसपी किसी भी सूरत में बंद नहीं होगी। और मैं सारे देश का आंकड़ा नहीं देता हूं, यहां का देता हूं। ये यहां पर भारी मात्रा में
काफी हमारे पास वो आंकड़ा नहीं है, लेकिन मैं देख रहा था 66,000 करोड़ की शायद मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर परचेज आपने की है, लगभग 68,000 करोड़, लाख करोड़, लाख मीट्रिक टन। अमाउंट मैं बतला रहा था 66,000 करोड़ का, 66,000 करोड़, और 378 लाख टन यह खरीदा है। तो एमएसपी बंद करने का सवाल ही नहीं है। हम सभी लोग किसान परिवार के हैं, हमारी पूरी सहानुभूति है, और मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि वो बैठें, जितनी बार कहेंगे उतनी बार बैठेंगे, क्लास वाइज डिस्कशन हो जाए, जहां जो कहेंगे संशोधन करने के लिए, किसानों के हित में, कृषि जगत के हित में जो कुछ भी होगा वो हम लोग पूरी तरह से उसमें संशोधन भी करने को तैयार है। अन्य कहीं पर भी कोई कठिनाई आ रही है तो उसका भी समाधान करने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। बहनों भाइयों, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं, शेष बातों को यहीं पर छोड़कर मैं ले जाना चाहता हूं कि 15 अगस्त 1947 को जब हमको आजादी मिली थी, तो उस समय ये लोग संदेह व्यक्त किया करते थे कि भारत अपनी आजादी बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा। भारत की बहुत सारी ऐसी वैश्विक ताकतें हैं, उन वैश्विक ताकतों के मुकाबले भारत कभी खड़ा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यह तरह तरह की आशंकाएं हम लोग व्यक्त किया करते थे। लेकिन आज हर कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि जन सामान्य के अंदर यह विश्वास हो गया है कि अब भारत को सुपर पावर बनने से, माने वैश्विक महाशक्ति बनने से अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। यह भरोसा विश्वास लोगों के अंदर पैदा है। चाहे वह सीमा की सुरक्षा का प्रश्न हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न हो, बहनों भाइयों, उससे हम लोग किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। संकेत में ही आप तक संदेश में देना चाहता हूं, इस बार इंडो चाइना जब स्टैंड ऑफ था, उस दौरान हमारे सेना के जवानों ने, सुरक्षा के जवानों ने जो करिश्माई काम किया है मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हर भारतवासी का मस्तक गर्व के साथ ऊंचा हो जाता है। केवल शौर्य और पराक्रम का ही परिचय नहीं दिया है, हमारी भारत की सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय दिया। आप कहेंगे संयम सेना के पास, मैं कहूंगा हां, क्योंकि हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहते। दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हम कब्जा भी नहीं करना चाहते। हमारा इतिहास उठाकर कोई देख ले, न तो हमने दुनिया किसी देश पर कभी आक्रमण किया है, न दुनिया की 1 इंच जमीन पर कभी हमने कब्जा किया है। यह भारत का चरित्र है। इसीलिए हमारी भूमि में नहीं आप घुस सकते हो, इस संयम का परिचय दिया। और उरी और पुलवामा की जो घटना हुई है, बहनों भाइयों, एयर स्ट्राइक की जरूरत पड़ी है, तो एयर स्ट्राइक करने में भी भारत ने कभी संकोच नहीं किया है। और अपने देश की धरती पर आतंकवादियों को मारने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के दूसरे देश की धरती पर जाकर आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में हमारी सेना के जवानों ने, हमारे एयरफोर्स के जवानों ने कामयाबी हासिल की। यानी कोई कमजोर देश इस काम को नहीं कर सकता। भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रश्न यह है कि यह सब सारी चीजें हैं, उनको जन सामान्य तक ले जाने का काम कौन करेगा? आप जैसे, हम जैसे कार्यकर्ता ही करेंगे। हम सबको मिलजुल कर करना है। हम यहां बैठे हैं तो इसका मतलब नहीं कि आपसे बहुत बड़े हो गए। जैसे आप हैं वैसे हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। और मुझे याद है 98 में जब मैं इसी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, नरेंद्र सिंह जी को शायद इस बात की जानकारी होगी, डॉक्टर रमापति राम जी त्रिपाठी साहब महामंत्री थे हमारे साथ, और शाही जी भी। उस समय मैंने उत्तर प्रदेश के हर बूथ कमेटी बनाई थी, हर बूथ की कमेटी बनाई थी। और उसमें हमारे आदरणीय कुशाभाऊ जी ठाकरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको आमंत्रित, इतनी मोटी मोटी सब बूथ कमेटी जिन लोगों ने बनाई थी, तो उसमें कुशाभाऊ जी ठाकरे को समर्पित किया था। उसमें बहुत बड़ी बात लगती थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में सचमुच हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे
संगठन मंत्री सुनील बंसल ने और अन्य पदाधिकारियों ने मिलजुल कर, सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर जिस तरीके से सांगठनिक ढांचा खड़ा किया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। और उसमें सबसे हम सभी लोगों का बास यदि कोई है तो पन्ना प्रमुख है। मैं तो कहता हूं पन्ना प्रमुख ये पार्टी प्रेसिडेंट से कम नहीं है। ताकत हमारी पार्टी की यदि कोई है तो हमारा पन्ना प्रमुख। अब इस बार उत्तर प्रदेश में 2016 में जितनी सीटें आई हैं, पन्ना प्रमुख, जिनके पास कोई ना काम हो, उनको लगता है हमारी सेहत खराब है तो पन्ने प्रमुख बन जाइए और जाइए और इस संकल्प के साथ जाइए कि उत्तर प्रदेश में 2016 में जितनी सीटों पर हमने विजय प्राप्त की थी उससे कहीं 2017 मुझे वहां का याद आ रहा है, असम का। अब असम की सभा को संबोधित करके आया हूं 2016। तो 2022 का जो चुनाव होने वाला है तो 2017 की कंपैरिजन में, उसकी तुलना में हम अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे। इस संकल्प के साथ हम सभी लोगों को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक सशक्त उत्तर प्रदेश जो बन रहा है के निर्माण में आप अपना योगदान दें, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और इसलिए भी आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है न्यू इंडिया बनाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यदि किसी का हो सकता है, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का हो सकता है। उत्तर प्रदेश भी न्यू उत्तर प्रदेश बन रहा है। इसलिए आप सब आगे बढ़ें, अपना योगदान दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।